हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फर्दर ऑन हम देखेंगे कि हम दिस कीवर्ड को किसी भी जावास्क्रिप्ट के एक प्रोग्राम में किस तरह से करते हैं और इसका क्या रोल होता है किसी भी एक फंक्शन के साथ और किसी भी एक ऑब्जेक्ट में और किसी भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। फर्दर ऑन हम देखने वाले हैं कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में मेजर क्या डिफरेंस है और हमें एरो फंक्शन को कब यूज़ करना होता है और हम किसी भी एक रेगुलर फंक्शन को कब यूज़ करते हैं। फर्दर ऑन हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को किस पर्पस के लिए किसी भी एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इसके साथ कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ हम जिसकी बाइंडिंग को देखने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और जावास्क्रिप्ट में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइमली मिल सकें। हमने प्रीवियस वीडियो में रेगुलर फंक्शन को डिक्लेयर करना सीखा था और हमने देखा था कि हम किसी भी एक प्रोग्राम में किस तरह से एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी एक फंक्शन को लिख सकते हैं। हमने फंक्शन के पैरामीटर्स को देखा था और फर्दर ऑन हम देख चुके हैं कि हम किसी भी एक फंक्शन की बॉडी से किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ रिटर्न कीवर्ड के साथ आप एक फंक्शन में से एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अनोनिमस फंक्शन को भी देख चुके हैं और अनोनिमस फंक्शन के साथ हमने थिंग्स को एक्सप्लोर किया था जो कि हम एक रेगुलर फंक्शन में कर सकते हैं। फर्दर ऑन हमने फंक्शन को उनके रिक्वायर्ड पैरामीटर को पास करके कॉल किया था। इस वीडियो में हम एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एरो फंक्शन में बेसिकली आपको फंक्शन को लिखने के लिए किसी भी एक फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी एरो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली आपको इस एरो ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। बेसिकली जब भी आप किसी एक एरो फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो आप किसी भी एक फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ इस कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल को ओपन कर चुका हूँ और जैसे कि हम एक नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो हमने कुछ इस तरह से एक नॉर्मल फंक्शन को लिखना सीखा था। फर्दर ऑन अब हम एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एरो फंक्शन में बेसिकली आपको इस फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आपको जस्ट एक फंक्शन एक्सप्रेशन को ऐड करना होता है एंड इस तरह से आप जो है इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एरो फंक्शन को लिखने के लिए। फर्दर ऑन एक एरो फंक्शन की फर्दर ऑन आपके पास एरो फंक्शन की एक बॉडी होती है जिसमें बेसिकली आप कुछ भी आउटपुट को रिटर्न करवा सकते हैं। कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से एरो फंक्शन को आप लिखते हैं एंड फर्दर ऑन अगर हम बात करें तो इसको एक वेरिएबल को असाइन किया जाता है कुछ इस तरह से कॉन्स्ट माई एरो फंक्शन इज इक्वल टू। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा एक वेरिएबल है इसका नाम माई एरो फंक्शन है। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस फंक्शन को इस वेरिएबल को पास किया है। अगर आप इसको कुछ इस तरह से कॉल करते हैं माई एरो फंक्शन एंड अगर मैं इसकी आउटपुट देखना चाहूँ तो नोट को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है मैं यहाँ पे लॉक करवा चुका हूँ। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एरो फंक्शन में पैरामीटर को किस तरह से पास किया जाता है तो सेम लाइक रेगुलर फंक्शन आप किसी भी एक एरो फंक्शन में पैरामीटर को एज इट इज़ पास कर सकते हैं उसके फंक्शन एक्सप्रेशंस में। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास वैल्यू ए है और इसी तरह से मैं बी को ले लेता हूँ और यहाँ पे ये हमें ए और बी का सम रिटर्न करवाने वाला है कुछ इस तरह से। जब भी मैं एरो फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर सेम लाइक नॉर्मल फंक्शन पास करूँगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 20 होने वाली है और इसी तरह से हम बी की वैल्यू को 30 पास करते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आने वाली है। इसी तरह से अगर हम इसकी जो रिटर्न वैल्यू है इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहें इस तरह से हम किसी भी एक वेरिएबल में इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है वो इस तरह से किसी भी एक वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ सेम आउटपुट आपको देखने को मिलने वाली है।
अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो रेगुलर फंक्शन में हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता था और इसी तरह से हम फंक्शन का नेम लिखते थे और उसके फंक्शन एक्सप्रेशन में उसके रिक्वायर्ड जो पैरामीटर होते हैं हमें वो पास करना होते हैं। सो एरो फंक्शन के केस में बेसिकली हमें एक वेरिएबल को किसी भी एक एरो फंक्शन को असाइन करना होता है और यहाँ पे हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि बेसिकली इस एरो फंक्शन को इस वेरिएबल को असाइन करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन एक्सप्रेशन है। बेसिकली आप इसमें जो एरो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं आप उनको पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक सिंगल लाइन में विदाउट रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किए किसी भी एक वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं एरो फंक्शन से। सो अगर हम एक मेजर डिफरेंस रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमें किसी भी एक रेगुलर फंक्शन में से किसी भी एक रेगुलर फंक्शन की बॉडी में से हमें किसी भी एक रेगुलर फंक्शन की बॉडी में से कुछ इस तरह से एक स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना होता था। हम सेम काम जो है एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन में बेसिकली आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट को भी रिटर्न करवा सकते हैं। आपको इन पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती और आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किए बगैर आप किसी भी एक स्टेटमेंट को किसी भी एक एरो फंक्शन में से रिटर्न करवा सकते हैं। अगर हम इसको डेप्थ में देखना चाहें तो हमारे पास ये एक एरो फंक्शन है। बेसिकली हमने उसको एक वेरिएबल को असाइन किया है। वो वेरिएबल एज ए फंक्शन बिहेव करेगा। उसको आप बेसिकली उस फंक्शन के रिक्वायर्ड पैरामीटर को पास करेंगे। फर्दर ऑन एक एरो फंक्शन एरो ऑपरेटर है और बेसिकली ये हमारी एक रिटर्न वैल्यू होने वाली है जो कि बेसिकली ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर अब हम इसकी आउटपुट को देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं और हमें सेम आउटपुट मिलने वाली है। रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में एक मेजर डिफरेंस को देखा। बेसिकली आप एरो फंक्शन में एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं विदाउट यूजिंग कर्ली ब्रेसिस और रिटर्न कीवर्ड। दिस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है। इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक इस पर्सन के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पर्सन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की गई हैं। बेसिकली इसमें नेम की एक प्रॉपर्टी है, एज है और इसी तरह से इज मैरिड और फर्दर ऑन आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। इसमें हम दिस के कीवर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस कीवर्ड जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट में क्या रोल प्ले करता है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन की, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है और किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर नंबर हो सकती है या बूलियन हो सकती है। किसी भी एक नंबर की किसी भी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बूलियन हो सकती है। इसी तरह से हम किसी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को एज ए फंक्शन भी लिख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट एज, इस तरह से मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पर्सन डॉट गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन और आगे हम फंक्शन एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे बिकॉज ऑफ जो गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है वो एक फंक्शन को कंटेन करती है और उसको हम कॉल करने के लिए हम फंक्शन एक्सप्रेशन का ऐड करेंगे। अगर हम इसकी आउटपुट देखना चाहें तो कुछ इस तरह से आपको इसकी आउटपुट मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दिस कीवर्ड को लो करवाया है और दिस कीवर्ड में बेसिकली जो प्रॉपर्टी हैं जिसके बाद हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सेम लाइक अगर मैं यहाँ पे console.log दिस डॉट नेम करूँगा तो बेसिकली दिस डॉट नेम में मुझे ये वैल्यू मिलने वाली है। इसी तरह से दिस डॉट एज में बेसिकली मुझे 20 वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस कीवर्ड के साथ मैं इन प्रॉपर्टीज़ को विद इन दिस ऑब्जेक्ट जो है एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन में से यूज़र की इंफॉर्मेशन को रिटर्न करवाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करवा सकता हूँ। माई नेम इज़ दिस डॉट नेम एंड माई एज इज़ दिस डॉट एज एंड आई एम, अगर तो दिस डॉट मैरिड
ट्रू है तो वो मैरिड रिटर्न करेगा, अदरवाइज सिंगल। सो अगर हम इसकी आउटपुट को देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमारी रिक्वायर्ड जो स्टेटमेंट जो हम लोग करवा चुके हैं वो प्रिंट करवा दी है। इस तरह से किसी भी एक ऑब्जेक्ट में आप दिस कीवर्ड का यूज़ करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को विद इन फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मैं इस दिस कीवर्ड का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, या मुझे इस इंफॉर्मेशन की बजाय मैं अपना रिक्वायर्ड डाटा दिस कीवर्ड में ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में दिस की वैल्यू को बाइंड करने के लिए आप इन 3 कीवर्ड्स और 3 फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपको कॉल फंक्शन का यूज़ करना होता है, फर्दर ऑन आप अप्लाई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और आप बाइंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अनदर पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली इसमें इस पर्सन का नेम जो है कुछ असद होने वाला है, और इसकी जो एज है वो लेट्स सपोज 50 है, और ये मैरिड है। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि दिस का जो कॉन्टेक्स्ट है या दिस में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इस अनदर पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर पाएँ, तो आपको कॉल अप्लाई और दिस मेथड में से किसी एक कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड में से किसी एक मेथड का यूज़ करना होता है। हम तीनों का यूज़ किसी भी एक ऑब्जेक्ट में दिस की के कॉन्टेक्स्ट की बाइंडिंग के साथ देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं बाइंड मेथड का यूज़ करता हूँ, तो बाइंड मेथड में जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो बेसिकली दिस की बाइंडिंग होती है। आप जिस भी डाटा को बाइंड करना चाहते हैं, आपको बाइंड के फर्स्ट आर्गुमेंट में वो ऑब्जेक्ट पास करना होगा कि मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट में इस फंक्शन को कॉल किया है, और इसमें बेसिकली जो बाइंडिंग की है वो बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्ट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक कंसोल स्टेटमेंट को लिखूँ और दिस की वैल्यू को अगर मैं लो करवाना चाहूँ, कुछ मैं इस तरह से करवा सकता हूँ। और बेसिकली इसकी आउटपुट को देखने के लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन करना होगा, और आप कुछ इस तरह से इस वेरिएबल को आप कुछ इस तरह से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बेसिकली गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन जो इस पर्सन का ऑब्जेक्ट है इसमें गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन का एक मेथड है जिसको मैंने कॉल किया है, और उसमें मैंने दिस की बाइंडिंग देखी। बेसिकली जो हमारे पास एक अनदर पर्सन के नाम से ऑब्जेक्ट है, हम ये चाह रहे थे कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इसके मुताबिक दिस कीवर्ड जो है एडजस्ट करे, तो हमने इसको बाइंड किया। बाइंड से पहले आप देख चुके हैं कि जो दिस का कॉन्टेक्स्ट था वो बेसिकली उसी ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो दिस कंटेन करता था। बाइंडिंग के थ्रू हमने दिस की वैल्यू को चेंज किया। इसी तरह से आप अगर लेट सपोज ये फंक्शन कुछ पैरामीटर को कंटेन करता है, लाइक सम पैरामीटर, आप दिस की वैल्यू के बाद आप सेकंड पैरामीटर में कुछ इस तरह से पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं किसी भी एक फंक्शन में। इन पैरामीटर को अगर मैं यहाँ पे लो करवाता हूँ सम पैराम, और इसकी अगर मैं आउटपुट को देखना चाहूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैरामीटर हमने यहाँ से पास किया था वो हमें इस फंक्शन में एक्सेसिबल है। इसी तरह से हम कॉन्टेक्स्ट की बाइंडिंग के लिए कॉल और अप्लाई मेथड का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको कॉल मेथड के थ्रू कॉल करना चाहूँ, तो मैं कुछ इसी तरह से कॉल करूँगा, पर्सन डॉट गेट यूज़र इंफॉर्मेशन डॉट कॉल अनदर पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर पैरामीटर को पास करूँ, दिस इज़ अ
कॉल कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग। सो आप किसी भी एक फंक्शन को हम यहाँ पे भी इसकी स्टेटमेंट को चेंज करने वाले हैं। दिस इज़ अ बाइंड कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग। सो मैं आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सेम आउटपुट मिलने वाली है, और यहाँ पे हम इसकी बाइंडिंग को भी देख सकते हैं विद द लॉग। ये जो हमारी बाइंडिंग है ये बाइंड मेथड के थ्रू है, और यहाँ पे हम कॉल मेथड के थ्रू किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट को जो है बाइंड करवा सकते हैं। और फर्दर ऑन अगर कॉल मेथड में और बाइंड मेथड में डिफरेंस देखना चाहें तो वो कुछ ये है कि जो कॉल मेथड है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एक फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करने के लिए एलिजिबल होता है, जबकि बाइंड मेथड जो है वो बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट के किसी एक फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करता, और बेसिकली वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है और आप उस फंक्शन को जो है कॉल करते हैं। और जैसा कि आप कॉल बाइंडिंग में देख सकते हैं कि आपको कुछ भी एक फंक्शन को रिटर्न नहीं किया गया, आपने गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन के फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है विद द यूजेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली आपके पास अप्लाई का एक मेथड होता है जिसमें बेसिकली आप कॉन्टेक्स्ट की बाइंडिंग कर सकते हैं सेम लाइक कॉल और बाइंड। सो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई के थ्रू बाइंडिंग करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो अप्लाई मेथड के साथ आप कॉन्टेक्स्ट की बाइंडिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बाइंड मेथड की बात करें, बाइंड मेथड में आपको फर्स्ट पैरामीटर जिसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास करना होता है। सेकंड पैरामीटर में आप जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अगर वो फंक्शन पैरामीटर को कंटेन करता है तो आप उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर को पास करेंगे। और बेसिकली बाइंड मेथड जो है वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसको आप फर्दर ऑन बाद में कॉल करते हैं। इन केस ऑफ कॉल मेथड सेम लाइक बाइंड मेथड, ये फर्स्ट पैरामीटर जो है वो दिस के कॉन्टेक्स्ट को बाइंड करता है, और फर्दर ऑन आप उस फंक्शन के रिक्वायर्ड पैरामीटर जो होते हैं आप उसको पास करते हैं। और इसी तरह से कॉल मेथड की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली जो है किसी भी एक फंक्शन को कॉल करता है, जबकि बाइंड मेथड जो है वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसको आप लेटर ऑन कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल मेथड जो है वो डायरेक्टली किसी भी एक फंक्शन को कॉल करता है। अप्लाई मेथड भी सिमिलर वे में फर्स्ट जो अप्लाई मेथड का फर्स्ट पैरामीटर जो है वो बेसिकली दिस की बाइंडिंग है। सो फंक्शन के जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं आपको उनको एक अरे में पास करना होता है। और सेम लाइक कॉल मेथड ये भी किसी भी एक फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करने के लिए एलिजिबल होता है। इसी तरह से हम दिस की बाइंडिंग को किसी एक फंक्शन के साथ देखने वाले हैं। इसको मज़ीद एक बेटर एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय के नाम से एक मेथड है, और इसमें अगर मैं दिस की बाइंडिंग को देखना चाहूँ अगर मैं यहाँ पे दिस की वैल्यू को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ, और उसके लिए मुझे इस मेथड को कॉल करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे दिस की वैल्यू को अगर किसी भी एक फंक्शन के साथ बाइंड करना चाहता हूँ, फंक्शन में दिस की वैल्यू के साथ बाइंड करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से कर सकूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट है। बेसिकली उसमें एम्प्लॉय से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, और हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन में जो दिस का स्कोप है उसके साथ हम इस ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग चाहते हैं। हम कुछ इस तरह से डॉट बाइंड का मेथड यूज़ करके एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को बाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलने वाली, बिकॉज ऑफ बाइंड मेथड जो है वो एक आपको फंक्शन रिटर्न करता है। आपको इस बाइंडिंग को एक वेरिएबल को असाइन करना होता है, और वो वेरिएबल एज ए फंक्शन ट्रीट करता है।
सो इस तरह से आप किसी भी एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो दिस की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, और जो हमने ऑब्जेक्ट को बाइंड किया था बेसिकली वो हमें दिस में एक्सेसिबल है। सो हम दिस डॉट, सो इसी तरह से अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। दिस डॉट नेम से आप किसी भी दिस डॉट नेम या आप दिस डॉट आगे किसी भी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास नेम प्रिंट हो चुका है। सो इसी तरह से अगर हम दिस की बाइंडिंग को किसी एक एरो फंक्शन के साथ देखना चाहें तो एरो फंक्शन के साथ दिस की वैल्यू जो है वो एक ग्लोबल स्कोप ही रखती है। सो उसमें बेसिकली बाइंड, कॉल और अप्लाई मेथड जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते या उसकी बाइंडिंग हम नहीं कर सकते। सो दिस की जो वैल्यू है इन केस ऑफ एरो फंक्शन वो बेसिकली एक ग्लोबल वैल्यू होने वाली है। सेम लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं एक मेथड को लिख चुका हूँ जो कि बेसिकली एक एरो फंक्शन के है, और यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से दिस की वैल्यू को बाइंड करना चाहूँ एरो एम्प्लॉय। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरो फंक्शन है, एम्प्लॉय का जो एरो फंक्शन है बेसिकली इसमें अगर हम दिस की वैल्यू को देखना चाहें तो हम यहाँ पे अगर जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एरो फंक्शन के साथ सेम लाइक रेगुलर फंक्शन बाइंडिंग कर चुका हूँ। सो सिमिलर वे में मैं इसको कॉल करूँगा और फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे एक चेक ऐड करने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग है जस्ट एक रेगुलर फंक्शन के साथ प्रॉपर वर्क करती है, और एरो फंक्शन में जो दिस की बाइंडिंग है बेसिकली वो ग्लोबल स्कोप ही कंटेन करती है, जो कि एक ग्लोबल फाइल का स्कोप होता है, वही आपको एरो फंक्शन में मिलने वाला है। बेसिकली एरो फंक्शन के साथ हम दिस की बाइंडिंग को नहीं कर सकते या डॉट बाइंड, कॉल, अप्लाई मेथड को यूज़ करके दिस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो फर्दर ऑन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड मेथड को यूज़ करने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके किसी भी एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और किस तरह से उन ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। सो किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना होता है। सो आप किसी भी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय का एक फंक्शन है जिसमें बेसिकली आप जिसको आप कॉल करते टाइम 3 पैरामीटर्स को पास करेंगे, नेम, एज और सैलरी। फर्दर ऑन अगर यहाँ पे हम जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, और मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है। सो फर्दर ऑन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिस के जो कीवर्ड में एक्सेसिबल हो, तो मैं कुछ इस तरह से दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। सो बेसिकली दिस में जो नेम की प्रॉपर्टी है उसमें हम इस इंफॉर्मेशन को सेव करवाने वाले हैं। सो इसी तरह से एज को और सैलरी को भी इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट में सेव करवाने वाले हैं, और यहाँ पे मैं अगर दिस की वैल्यू को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। सो जैसा कि फर्स्ट लॉग में आप देख सकते हैं, बिफोर सेटिंग दिस वैल्यू हमारी जो दिस की वैल्यू थी वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। हम फर्दर ऑन सेकंड आउटपुट में आप देख सकते हैं कि जो दिस की वैल्यू है उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ एक्सेसिबल हैं जिनको हमने लेटर ऑन सेट किया था, और वो हमें दिस के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिली। सो इनकी वैल्यूज़ अनडिफाइंड हैं। बेसिकली आपने इसको कॉल करते वक्त इन वैल्यूज़ को पास करना होता है।
कुछ इस तरह से। अगर मैं इसकी आउटपुट देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। हमारे पास जो दिस की वैल्यू है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ तीन प्रॉपर्टीज़ देखने को मिली, जो कि हम दिस के कॉन्टेक्स्ट के साथ बाइंड कर चुके हैं। तो किसी भी एक फंक्शन का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है और उस फंक्शन को एज इट इज़ कॉल करना होता है विद रिक्वायर्ड पैरामीटर, और आपको बेसिकली उस इंस्टेंस का या उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होता है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट में सेव करवाना होती है। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हर एम्प्लॉय की से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन को सेव करवाना चाहते हैं या ऐड करवाना चाहते हैं, आप उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर में उस इन्फॉर्मेशन को पास करेंगे। फर्दर ऑन इसी तरह से आप एक ही फंक्शन के मल्टीपल इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है और न्यू कीवर्ड के बाद आप उस फंक्शन को उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ कॉल करते हैं। यहाँ पे हम जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हमने इस फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग न्यू कीवर्ड, और हमने उस फंक्शन को कॉल किया। बेसिकली उसमें उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर को पास किया जो कि हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। और इस इंफॉर्मेशन को गेट करने के बाद हम दिस के स्कोप में इन पैरामीटर को गेट करने के बाद हम दिस के स्कोप में इसकी वैल्यूज़ को सेव करवा रहे हैं। और फर्दर ऑन हम इस इंफॉर्मेशन को इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। इस मेथड को आप कंस्ट्रक्टर मेथड बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो अलाउ करता है आपको कि आप किसी भी एक फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। और इसी तरह से लेट सपोज आपके पास एम्प्लॉय 2 है और उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन कलीम है और यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन असद है, और उससे रेलिवेंट जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन है इसी तरह से आपके पास कॉन्स्ट एम्प्लॉय 3, ठीक है। आप यहाँ पे इस फंक्शन के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। बेसिकली इस अप्रोच को हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं किसी भी एक फंक्शन की किसी एक प्रॉपर्टी को देखना चाहूँ, फर्दर ऑन अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मुझे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में एक्सेसिबल हैं। इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉय 2, 3, अगर मैं तीनों एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को देखना चाहूँ तो उनके रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स में उन एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेसिबल होगी। अगर मैं एम्प्लॉय में नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल किसी भी एक फंक्शन के मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे बोनस परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे दिस डॉट बोनस परसेंटेज इज इक्वल टू बोनस परसेंटेज। आपको यहाँ पे बोनस परसेंटेज को पास करना होगा। एंड फर्दर ऑन यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 15, 16 एंड सो ऑन 20। सेम लाइक दिस आपने दिस के स्कोप में एक फंक्शन को ऐड किया है। बेसिकली कैलकुलेट बोनस एक फंक्शन है जिसमें बेसिकली आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया है और उसमें आप बोनस उसमें आप बेसिकली सैलरी और बोनस की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो उसकी कैलकुलेशन है आप कर रहे हैं, और ये फंक्शन आपको बेसिकली ये कैलकुलेशन की जो फाइनल वैल्यू है वो रिटर्न करने वाला है। अगर मैं एम्प्लॉय 1 का बोनस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से इस फंक्शन को कॉल करूँगा और इसकी आउटपुट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 2 एंड एम्प्लॉय 3 की कैलकुलेशन को देखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ को गेट कर पाऊँगा ऑन द बेस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। गाइस, इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट में
एरो फंक्शन को देखा। बेसिकली एरो फंक्शन जो है किस तरह से लिखे जाते हैं, हमने उसके सिंटैक्स के बारे में बात की। फर्दर ऑन हमने रेगुलर फंक्शन में और ऑब्जेक्ट में किसी भी हमने रेगुलर फंक्शन में और ऑब्जेक्ट में दिस की बाइंडिंग को देखा। हम किस तरह से किसी भी एक फंक्शन के साथ डाटा को बाइंड कर सकते हैं। फर्दर ऑन हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है किसी भी एक फंक्शन के बना सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें।